एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। क्रैश कोर्स के पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको बीमा और उसका विश्लेषण सिखाया था और त्रुटि के बारे में बात किया था। उम्मीद करता हूं कि पिछले साल के पूछे गए प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो लेक्चर को एक बार और देखो। जो बेसिक कन्वेंशनल तरीका है ना, वो समझाने के बाद मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स भी आपको बताए थे जिससे बहुत लेंथी सॉल्यूशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के 3rd लेक्चर में आज हम शुरू करने वाले हैं यांत्रिकी। साहब, यांत्रिकी क्या होता है? गति के अध्ययन को कहते हैं यांत्रिकी। नीट में पूछे जाने वाले प्रश्न की तुलना में इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एक यहां पे मैं रेशियो डिफाइन करता हूं हर चैप्टर का, क्वेश्चंस बता कंटेंट रेशियो। नीट में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और आपको कितना पढ़ना होता है। तो काइनेमेटिक्स में ये थोड़ा सा है कि कंटेंट ज्यादा पढ़ते लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कम आता है। तो छोड़ दे क्या? नहीं, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो गति के नियम हो, कार्य ऊर्जा परिमेय हो, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर हो, घूर्णन गति का चैप्टर हो, गुरुत्वाकर्षण हो, 12th में स्थूल विद्युतिकी हो, उन सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर का एप्लीकेशन होगा। असल में इस यांत्रिकी को सोल ऑफ फिजिक्स कहते हैं, मतलब ये फिजिक्स की आत्मा है साहब। इसके बिना फिजिक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यहां पे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में इसका कंसेप्ट यूज होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत धीरे धीरे इसका मैं फील दिला के आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा? चलो बताओ, यांत्रिकी में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? गति का अध्ययन करेंगे। अब यांत्रिकी को 2 हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम गति का अध्ययन जानेंगे बिना कारण जाने। गति का अध्ययन बिना कारण जाने। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु गति में आया कैसे। अगर वस्तु गति में है तो कुछ दूरी तय करेगा। क्या तय करेगा बेटा? कुछ दूरी तय करेगा। कुछ समय के बाद इसकी कुछ चाल होगी, विस्थापन होगा, है ना? इसको कहते हैं काइनेमेटिकल पैरामीटर। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। वस्तु गति में आया क्यों, हम ये पढ़ेंगे इसके अगले आने वाले चैप्टर में। इसको कहते हैं गति के कारण का अध्ययन। ये हम पढ़ेंगे गति के नियम में। इसको कहां पढ़ेंगे बेटा? गति के नियम में, न्यूटन के गति के नियम। क्या हम डायनामिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे? ठीक है, चलिए एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मान लो तुम ट्रेन में बैठे कोटा आने के लिए। अब साहब पहली बार आप कोटा आ रहे हैं, पहली बार कहां आ रहे हैं? कोटा आ रहे हैं आराम से। अच्छा, बस से आएंगे? सर हमारा घर तो बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, बस आ रहे। बस में बैठे तुम, बहुत टाइम लग रहा, तुम पहुंच नहीं रहे। अब तुम्हें पता भी नहीं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि तुम पहली बार कोटा आ रहे। तो तुम अपने को पैसेंजर से, अरे भाई जो पड़ोसी तेरा बैठा है ना, उससे पूछा भैया कोटा कितनी देर में आएगा? क्या पूछा बोलो? क्या पूछा बोलो? कि भैया ये जो कोटा है वो कितनी देर में आएगा? आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ये जरूर पूछा होगा कि भैया कोटा कितनी देर में आएगा। बट मुझे आप ये बताइए, आप कोटा जा रहे हो कि कोटा आपके पास आ रहा है? हम जा रहे हैं, लेकिन हमने पूछा क्या कि भैया कोटा कितनी देर में आएगा? समझना थोड़ा सा। क्या तुमने गलत पूछ लिया? कोटा कितनी देर में आएगा? अरे भाई तुम जा रहे हो ना कोटा, तुम्हें ये पूछना चाहिए हम कोटा कितनी देर में पहुंचेंगे। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम पूछ बैठते हैं कि कोटा कितनी देर में आएगा। ये पूछना सही है या गलत है? इसको जरा समझो। हम कोटा जा रहे हैं, अब ये जो पैसेंजर अंदर बैठा था मेरे साथ, या सॉरी तुम्हारे साथ, वो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वेशन लेके देखेगा कि अभी कोटा 400 किलोमीटर दूर है। थोड़ी बाद तुम और तुम्हारा बस के साथ जो तुम्हारा पैसेंजर था, साथी पैसेंजर, वो भी कोटा के अंदर पहुंच गए। तो ये सोच रहा है कि मैं भी कोटा से दूर हूं और मैं कभी अपने आप को चलता हुआ मानूंगा नहीं, क्योंकि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और बाहर देखते हैं तो बाहर की चीजें चलती हुई दिखाई देती है। तो जो ऑब्जर्वेशन लेता है ना, जो प्रेक्षक होता है, अपने आप को चलता हुआ नहीं मानता, अपने को चलता हुआ नहीं मानता, और बाद में कोटा पहुंच गया। और जब बस से उतरा तो बोला वाह, अभी मैं कोटा से दूर था, अब मैं कोटा से पास हूं। और जो ऑब्जर्वेशन लेता है वो अपने आप को चलता हुआ मानता ही नहीं। इसीलिए ये पूछने में कोई बुराई नहीं है। ये फिजिक्स की भाषा में सही है कि कोटा कितनी दूर में आएगा। किसने मत लिया था ऑब्जर्वेशन? इसने लिया था। तो सबसे पहली बात, जो ऑब्जर्वेशन लेता है उसको कहते हैं प्रेक्षक, और जहां से ऑब्जर्वेशन लेता है उसको कहते हैं निर्देश तंत्र। तो क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। जहां से हम प्रेक्षण लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसको हम कहते हैं निर्देश तंत्र। कुछ हिंदी में गलत लिखा हो बेटा ठीक कर लेना, हिंदी में समझा पढ़ा सकता हूं। इन कुछ चीजें अगर यहाँ पे देखो प्रक्षेपण में लिखो, ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, इसको काट लो, ऑब्जर्वेशन तुम समझते हो। जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र हमेशा
निर्देश तंत्र हमेशा अपने आप को विराम में मानता है, निर्देश तंत्र कभी भी अपने आप को चलता हुआ नहीं मानेगा, वो हमेशा अपने आप को विराम में मानता है। जैसे मान लो कि मैं बैठा हूं और मैं किसी चीज को देख रहा हूं, ठीक है ना, जैसे मार्कर को देख रहा हूं, तो मार्कर है इसमें, अब मैं चलता हुआ जाऊंगा और मैं मार्कर को देखूंगा, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं चल रहा हूं। मैं निर्देश तंत्र को अगर मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो मैं कहूंगा मार्कर मेरे से दूर जा रहा है, मतलब मार्कर चल रहा है। निर्देश तंत्र हमेशा अपने आप को विराम में मानता है। हो तो विराम में अच्छी बात है, वो चलता होगा तो भी विराम में मानेगा। जैसे तुम ऑटो में बैठे हो और बाहर किसी को जाते हुए देख रहे हो, है ना, बाहर किसी को, तुम ऑटो में बैठे हो और बाहर देखा कोई रोड पे खड़ा था, उसको तुम देख रहे हो, तुम ऑटो में बैठे हो ना, तुम देख रहे हो ना, तुम अपने आप को रेस में मान लो, तुम्हें लगेगा ये मेरे पास आ रही, तुम्हें लगेगा ये मेरे पास आ रही, ये मेरे पास आ रही, वाह वाह मेरे पास आ रही है। जैसे तुम यहाँ से तुम्हारी ऑटो आगे निकल जाएगा, तुमको लग रहा है ये तुम्हारी दूर जा रही, जब ये तो खड़ी थी। लेकिन कहां से? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़ी थी। यहां से देखा जाएगा तो ये मोशन में आ जाएगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन लेता है अपने आप को विराम में मानता है, अपने आप को विराम में मान के, अगर वो गति में चल रहा है तो अपनी गति किसी को दे देगा, जिसको देखेगा उसको दे देगा, लेकिन अपने आप को विराम में माने। मेरा ये बात समझ में आया? दूसरी बात, स्थिति। अगर मैं आपसे पूछूं कोटा रेलवे स्टेशन कितना दूर है, क्या जवाब दोगे? सर 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। गलत जवाब है, क्योंकि मेरा सवाल ही गलत है। कोटा रेलवे स्टेशन कितना दूर है ये पूछना गलत है। हमें पूछना चाहिए कि साहब कोटा रेलवे स्टेशन दिल्ली से कितना दूर है, कानपुर से, इलाहाबाद से कितना दूर है। हमें ये पूछना चाहिए ना। हम ये कैसे पूछ सकते हैं कोटा रेलवे स्टेशन कितना दूर है? तो जब तक आप निर्देश तंत्र डिफाइन नहीं करते कि आपने ऑब्जर्वेशन कहां से लिया। चलिए मान लो ये मार्कर है, तुम बहुत दूर बैठे हो, मान लो कि मार्कर की स्थिति बताओ। सर आपसे कि मेरे से स्थिति ये हुई और तुमसे देखी जाएगी तो स्थिति ये हुई। तो स्थिति हमेशा निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। तो देखो, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति असल में वस्तु की स्थिति कहलाती है। लोकेशन, वस्तु कहां है, लोकेशन, वो किसी न किसी निर्देश तंत्र पे भी निर्भर करेगा। समझ में आया? चलो ठीक। अगर अपने YouTube चैनल बस चल रही है, यहाँ पे बैठा ए और यहाँ पे बैठे तुम बी और यहाँ पे बैठा तेरा दोस्त ग्राउंड पे। कहाँ बैठा? जमीन पे बैठा। अब जमीन पे बैठा सी। अब जैसे तुम इसको देखोगे और तुम्हारा दोस्त भी इसी को देख रहा है, तुम दोनों मिलके ए को देख रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा ए चल रहा है कि रुका हुआ, तुम क्या हो? बी। तो तुम बोलोगे सर ए विराम में है, विराम में है। क्यों बेटा विराम में क्यों है? क्योंकि ये मेरे से एक सीट आगे बैठा है और मैं एक घंटे से इसको देख रहा हूँ, ये यहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये विराम में। मतलब ये क्या है? विराम में। देखो, किसी वस्तु की स्थिति लिखते हैं तो स्थिति अगर नियत है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति नियत है, तो वस्तु क्या होगी? विराम में। वस्तु क्या होगी? विराम में। और अगर स्थिति परिवर्तित है तो वस्तु कहां होगी? गति में। गति में होने के लिए क्या जरूरी है? स्थिति का परिवर्तन होना निर्देश तंत्र के सापेक्ष, तो वस्तु गति में होगा। यदि स्थिति नियत है तो वस्तु विराम में होगा। तो यहां से जब देखा जाएगा, बी तो ये बोलेगा अरे ये तो मेरे दो सीट आगे पे बैठ के मैं लगातार एक घंटे से देखा जा रहा है, इसका स्थिति नहीं परिवर्तित हो रहा, क्या बोलोगे? इसका स्थिति परिवर्तित नहीं हो रहा तो ये विराम में है। तो ए विराम में है। किसके सापेक्ष? ए विराम में है बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष। और ए गति में है, गति में है सी के सापेक्ष। अब असल में ए है कहां? गति में कि विराम में? तुम बोले कि ए विराम में है, बी के सापेक्ष। बाहर से बैठा बोल रहा कि नहीं ए गति में है, तो असल में ये विराम में या गति में? तो सर गति और विराम एक सापेक्षिक शब्द है और वो निर्भर करता है देखने वाले पे। सिर्फ वस्तु की स्थिति पे ही निर्भर नहीं करता, सिर्फ वस्तु की स्थिति पे ही निर्भर नहीं करता, क्योंकि गति में होगा कि विराम में होगा, देखने वाले पे भी निर्भर करता है। अरे तुमको क्या दिखेगा? ये तो देखने वाले पे भी निर्भर करता है ना, कौन क्या देखना चाहता है, कहां से बैठ के देख रहा है। तुमको क्या दिखेगा इस बात पे निर्भर करता है कि तुम कहां से देख रहे हो। समझे बबुआ? इस बात पे निर्भर करता है बबुआ, कहां से देख रहे हो, कहां से बैठ के देख रहे हो। समझ में आया कि नहीं है? देखो, यहां से बैठ के देखो विराम में, यहां से बैठ के देखोगे तो गति में। तो गति तथा विराम, यहां पे देखना मैं जो लिख रहा हूं, गति
एक दो दिन में बेटा हैंडराइटिंग में सुधार लूंगा, अभी थोड़ा गलत आ रहा होगा क्योंकि पहली बार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ। एक दो दिन में राइटिंग बहुत सुधार लूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। गति, गति तथा विराम एक सापेक्षिक शब्द है, शब्द है किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष, देखने वाले के सापेक्ष। तो हमेशा याद रखना कि हमको क्या दिखेगा ये डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें, आगे समझिए। अब जब भी कोई वस्तु गति में होगा तो दो भौतिक राशि उसके साथ परिवर्तित होगी। एक भौतिक राशि उसका दूरी और दूसरा उसका विस्थापन। वस्तु कितना चला ये दो चीजों से हम पता करने की कोशिश करते हैं, दूरी और विस्थापन। ये दूरी और विस्थापन दो अलग चीजें क्यों आई? तो मान लो कि तुम कोटा पहुंचे और तुम घर पे रूम लिया और कोचिंग के बारे में पूछे, कोचिंग कहाँ है? तुम अपने दोस्त से बोले कि कोचिंग कहाँ है? दोस्त ने बोला 5 किलोमीटर। तुम घर से बाहर निकले और 5 किलोमीटर बोला था, तुम भागते चले गए। तुम्हारा दोस्त बोला अरे रुको रुको रुको, तुमने 5 किलोमीटर पहले दिन कोचिंग आना निकल लिए 5 किलोमीटर। अब तुम यहाँ से अपने घर से जहाँ पे तुमने रूम लिया कोटा में, अब कोचिंग के लिए चले, कोचिंग के लिए भागते भागते 5 किलोमीटर पहुंचे, तुम्हें कोचिंग ही नहीं मिला। तुम्हें लगा कि तुम्हारे दोस्तों ने धोखा दे दिया। तुम्हारा जो दोस्त था उसने क्या किया? धोखा दे दिया कि 5 किलोमीटर पे कोई कोचिंग नहीं मिली। नहीं, वो कह रहा था रुको, वो कह रहा था रुको। तुम गए 5 किलोमीटर वापस, फिर तुमने सोचा कि अच्छा ऐसा तो नहीं था 5 किलोमीटर इधर बोल रहा था, इधर गए, अब इधर भी 5 किलोमीटर पे नहीं मिल रहा। फिर तुम सोचा अच्छा कोई ऊपर तो नहीं बोल रहा था 5 किलोमीटर इस तरफ जाने के लिए। अब भैया चारों तरफ तुम 5 किलोमीटर ढूंढने लगे, अब यहाँ जाके तुम्हें कोचिंग मिल गया 5 किलोमीटर। असल में तुम्हारे दोस्त यहाँ पे रोक के ये बताना चाहता था कि भाई पहले दिन है, सुनो 5 किलोमीटर ना इधर जाना। पहली बात, दूरी और विस्थापन में जो बेसिक फर्क होता है, दूरी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कितना दूर पथ पर चले, कितना दूर पथ पे चले, ये होता है तुम्हारा बेसिक दूरी। और विस्थापन होता है कितना दूर और कहां, कितना दूर और कहां। बेसिक बात है, इसमें दिशा होगा, इसमें क्या होगा? दिशा होगा तथा परिमाण भी होगा। और जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम कहते हैं कि वो भौतिक राशि सदिश है। बेटा थोड़ा तो समझ आया होगा यार, विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होता है, जबकि इसमें सिर्फ होता है परिमाण। कितना चले सिर्फ यही बताएगा, कितना दूर पथ पे चले उतना ही बताएगा। इसमें परिमाण नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक अदिश भौतिक राशि है। अच्छा सुनो, अब तुम क्या हुआ, किसी दिन तुम ऐसे चले और इधर चले 3 किलोमीटर चले। अगर मैं बोलूंगा कि आगे नहीं जाना, थोड़ा घूमते हैं, तो तुम इधर घूम के यहाँ पे आए 4 किलोमीटर, इधर आए 3 किलोमीटर और इधर गए 4 किलोमीटर। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम कितना चले? तुम बोलोगे सर अपन ने 3 चला और 4 चला, 7 चला। ठीक है, मुझे पता चलेगा तुम 7 चले। अब तुम क्या 3 किलोमीटर और फिर तुम्हें महसूस हुआ यार आगे और जाऊंगा 4 किलोमीटर। मैं पूछूं भैया कितना घूम गया आज? तो भैया कितना? तुम लोग 7 किलोमीटर। एक बार क्या हुआ, तुम ऐसे गए 3 किलोमीटर और फिर घूम गया इधर 4 किलोमीटर। मैं पूछूं भैया आज कितना? लगा सर 7 किलोमीटर। अब तुम पहले केस में भी 7 चले, दूसरे केस में भी 7 चले और तीसरे केस में भी 7 चले। बेटा देखो ना, 3 किलोमीटर चला फिर 4 चला, यहाँ पे पहले 3 चला फिर 4 चला, यहाँ पे 3 चला फिर 4 चला। तीनों चीज में एक कॉमन है कि तुम कितना चले? 7 किलोमीटर। 4 3 7 4 3 7 4 3 7 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला, एकदम सही चले। कितना चले बोलो? 7 किलोमीटर चले। लेकिन इन तीनों चीज में डिफरेंस है। पहले स्थिति की तुलना में तुम कितनी दूरी पे हो। यहां पे देखा जाए तो पहले स्थिति की तुलना में तुम इसके तुलना में यहां हो। यहां पे देखा जाए तो प्रारंभिक स्थिति की तुलना में तुम यहां हो, और यहां पे देखा जाए तो प्रारंभिक स्थिति की तुलना में तुम यहां हो। बताओ प्रारंभिक स्थिति से तुम कहां हो? मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम कितना चले, तुम प्रारंभिक स्थिति से कहां हो ये बताओ। तो तुम प्रारंभिक स्थिति से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति से 7 किलोमीटर की दूरी पर हो, और यहाँ से इस दिशा में हो। यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पर हो तो 3 और 4 पाइथागोरस थ्योरम में 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये लंब और ये आधार, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कर्व। यहाँ से प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ये 5 किलोमीटर।
तो तीनों ही केस में एक चीज कॉमन है कि कुल पथ की लंबाई समान है, और उसी को हम कहते हैं दूरी। कितना दूर, कितना चले, कुल पथ की लंबाई। बेटा दूरी मतलब क्या होता है? कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई। इसमें कुल पथ की लंबाई, इसके कुल पथ की लंबाई, इसके कुल पथ की लंबाई एक समान है। लेकिन तीनों में एक डिफरेंस है, क्या? कि प्रारंभिक स्थिति से तुम कितना दूर हो। तो यहां पे देखो विस्थापन को क्या कहते हैं? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को अपन कहते हैं विस्थापन। मतलब प्रारंभिक स्थिति को अंतिम स्थिति से मिला दो। मेरी बात सुनो, मैं ये पूछूं कि तुम पहले जहां थे उसकी तुलना में अभी कहां हो, जहां पहले थे उसकी तुलना में अभी कहां हो, तो इस केस में यहां पहले थे यहां अभी थे, तो ये हो गई सरल रेखा, इसकी लंबाई। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को एक सीधी सरल रेखा से मिला देते उसको कहते हैं विस्थापन। यहाँ पे ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, ये तेरा हो जाएगा विस्थापन। ये तेरा प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन किस में निर्भर करता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे विस्थापन निर्भर करता है। क्या आपको समझ में आया? तीनों केस में सेम क्या है? सब तीनों केस में विस्थापन अलग है, विस्थापन अलग है, अलग है। किसमें? तीनों केस में विस्थापन अलग है, अलग। विस्थापन तीनों केस में कैसा है? अलग है। दूरी समान है, दूरी समान है। क्या तुम्हें इतना बेसिक बात समझ में आया? इतना बेसिक बात समझ में आया? तीनों स्थिति में दूरी समान है लेकिन विस्थापन अलग है। अब इसको लिख लो, ठीक है बेटा? अब आगे देखो, अब आगे देखो।